ओम शांति। एक बहुत पुराने शहर में उतना ही पुराना एक चर्च था। वो चर्च इतना पुराना हो चुका था कि वहां पर अब लोगों का आना बंद हो गया था। चर्च की ऐसी जर्जर अवस्था थी, अब गिरा तब गिरा। लोग डरते थे वहां आने से। चर्च के जो देखभाल करने वाले थे, उन्होंने कई तरह से प्लीज सब अपने मोबाइल साइलेंट पे रखिए। मरम्मत के बहुत सारे तरीके भी अपनाए थे। कई बार रंग लग चुका था, कई बार जहां जहां पर क्रैक थी उसे ठीक किया जा चुका था, परंतु उसके बावजूद भी वो जो चर्च था, क्योंकि इतना पुराना और इतना जर्जर हो चुका था कि वहां से गुजरने वालों को भी डर लगता था कहीं गिर ना जाए। और धीरे धीरे वहां आने वाले जो उपासक थे, उनकी संख्या कम कम होने लगी थी। और एक समय ऐसा आ गया था कि जैसे कि वो चर्च तो अब मुर्दा सा हो गया था। लोग ये भूल ही गए थे कि वो चर्च भी है। तो चर्च के जो संरक्षक थे, जो देखभाल करने वाले थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, एक कमेटी बनी और कमेटी में कुछ प्रस्ताव पारित किए गए, क्योंकि उन सभी का उस चर्च से बहुत लगाव था, अटैचमेंट थी। पहला प्रस्ताव यह पारित हुआ, क्योंकि ये चर्च की ऐसी जरा जीर्ण हालत है, तो इस चर्च को गिराना चाहिए। ये जो चर्च है, इसे अभी गिराना चाहिए। बहुत ही दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया। परंतु साथ साथ तुरंत दूसरा प्रस्ताव पारित किया, ऐसे टोटल 4। दूसरा प्रस्ताव यह था कि इस पुराने चर्च की जगह पर एक नया चर्च बनाया जाए। ये दूसरा प्रस्ताव था और ये दोनों ही प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए। फिर एक तीसरा प्रस्ताव रखा गया कि नया जो चर्च बनेगा वो पुराने चर्च के ही स्थान पर बनेगा। नया जो चर्च बनेगा उसमें जो पुराना चर्च है उसी की सामग्री का प्रयोग किया जाएगा। जो नया चर्च बनेगा उसमें वही सारी चीजों का प्रयोग किया जाएगा जो पुराने चर्च में है। ये प्रस्ताव भी पारित हो गया। परंतु एक चौथा प्रस्ताव रखा गया फिर, और वो भी पारित हो गया। और वो प्रस्ताव था, जब तक नया चर्च नहीं बनाएंगे तब तक पुराने को खत्म नहीं करेंगे। और इसको भी सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। वो चर्च आज भी वहीं खड़ा है। वो चर्च आज भी वहीं पर है और लोग अब भी उससे उतना ही भयभीत है। और यहाँ तक कि ये जो मीटिंग हुई थी उन लोगों की, वो भी चर्च से बाहर हुई थी, क्योंकि उनको भी डर था कहीं चर्च गिर ना जाए। मनुष्य को लगाव है पुराने से। नया तो चाहता है, परंतु साथ साथ पुराने को छोड़ना भी नहीं चाहता। नया तो चाहता है, परंतु साथ साथ पुराना नष्ट ना हो जाए।
और पुराना यदि नष्ट भी हो जाए तो पहले नया बन जाए, फिर पुराना नष्ट हो जाए, या उसी के जगह पर नया बना जाए, बन कर निर्माण हो जाए, ऐसी उसकी कामना होती है। एक तो ये पहलू है इसका, और दूसरा एक सूक्ष्म पहलू और भी है। नया हरेक निर्माण करना चाहता है, हरेक नए के प्रति उत्साह से परिपूर्ण है। हरेक चाहता है कि जीवन में अब तक जो भी हुआ, हरेक चाहता है कि जीवन में अब तक जो कुछ भी हुआ, नियति कहो, भाग्य कहो, ड्रामा कहो, या कोई भी शब्द का प्रयोग करो, उस अनुसार जो कुछ भी हुआ, उसमें से कुछ कुछ बातें, उसमें से कुछ कुछ दृश्य ऐसे थे कि जो इतने अच्छे नहीं थे। उनको भूल जाना चाहता है हर मनुष्य, परंतु लगाव भी उतना ही है। और यदि उससे कहा जाए कि तुम्हें नए का निर्माण करना है, यदि उससे कहा जाए कि अभी तुम्हें नए का सोचना है, यदि उससे कहा जाए यदि तुम्हें अपना सारा ध्यान अब नए की ओर लगाना है, तो वो कहता है मेरे पास समय नहीं है। तो आज हम समय की चर्चा करेंगे। आज हम समय नहीं है कैसे हरेक के जीवन में एक रोग की भांति ये वाक्य समा गया है, जो उसे कुछ भी चीज कही जाए तो वो तुरंत कह देता है कि ये सब करने के लिए मेरे पास नो टाइम। इतने उसके पास बहाने हैं, इतने उसके पास बहाने हैं। इन बहानों पर किताबें भी लिखी गई है, लोगों ने किताबें भी लिखी है। कौन कौन से बहाने दिए जाए उस पर भी किताबें लिखी गई है। एक दिन अचानक एक घर में एक सेल्समैन आता है। घर की गृहिणी दरवाजा खोलती है और वो सेल्समैन कहता है कि ये किताब मैं आपके लिए लाया हूं, बहुत ही अच्छी किताब है। वो कहती है क्या है इस किताब में? वो कहता है कि इस किताब में पति के घर देर आने के 100 बहानों का वर्णन किया हुआ है। तो वो कहती है ये आप मुझे क्यों बेचना चाहते हो पर? तो वो सेल्समैन कहता है क्योंकि आज सुबह ही आपके पति ने इसकी एक प्रति खरीदी है। समय, समय को चौथा आयाम कहा गया है, द फोर्थ डायमेंशन। हर वस्तु के 3 आयाम होते हैं, 3 डायमेंशंस, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई। संसार में जो भी पदार्थ है सबके 3 आयाम है, परंतु चेतना जो है, कॉन्शियसनेस जो है, आत्मा जो है, उसका एक चौथा आयाम भी है, और वो है द फोर्थ डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको कहा गया है समय, टाइम। समय पर बहुत सारी थियरीज है। थियरी ऑफ रिलेटिविटी सबसे बड़ी थियरी है आइंस्टाइन की। समय का संबंध सुख से है, दुख से है और आनंद से है। कहा जाता है समय दुख को लंबा करता है, समय सुख को छोटा करता है। कैसे? जब दुख की अवस्था होती है तब क्या होता है? यदि घर में कोई हमारा बच्चा बीमार है और माँ उसके पास बैठी हुई है तो एक एक पल कितना कठिन हो जाता है। यदि घर में किसी ने शरीर छोड़ दिया हो तो एक एक पल दुख का बीतता है। तो समय तो उतना ही है, घड़ी तो उतना ही दिखा रही है, परंतु जब दुख होता है जीवन में
समय दुख को खींच देता है, और जब सुख के क्षण होते हैं तो क्या हो जाता है समय? सुख समय को छोटा कर देता है। मधुबन में आए कितने दिन हो गए? हाँ, कल ही आए, ऐसा लग रहा है ना? क्यों? क्योंकि जब सुख के दिन होते हैं, जब जीवन में सुख की वर्षा होती है, तब सुख समय को कम कर देता है। यदि दुख समय को बड़ा कर देता है और सुख समय को छोटा कर देता है, तो आनंद क्या करता है? ये आप सबसे प्रश्न है। आनंद समय के साथ क्या कर देता है? समय तो उतना ही है, घड़ी तो उतना ही दिखा रही है, परंतु प्रतीति जो हो रही है वो भिन्न भिन्न हो रही है। आनंद में क्या हो जाता है? ठहर जाता है कहो या समय मिट जाता है। आनंद में समय मिट जाता है। समय, इसी समय की आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे कहा, समय नहीं है। हरेक के मन में, हरेक के मुख पर जैसे बैठा हुआ है ये वाक्य, कुछ भी उसे कहा जाए, नो टाइम, नो टाइम। तो कुछ बातों की हम चर्चा करेंगे। उसमें पहली बात तो ये चर्चा करेंगे कि हमारा समय जा कहाँ रहा है। दूसरी बात हम ये चर्चा करेंगे कि हमें अपना समय कहाँ पर लगाना है। तीसरी चर्चा ये करेंगे कि यदि इसे हम कह रहे हैं कि ये एक जैसे लाइलाज इनक्यूरेबल डिसीज हो गया है, तो क्या इसका भी कोई इलाज है? अर्थात समय का प्रबंधन, अर्थात टाइम का मैनेजमेंट हम कैसे करें, समय को सफल कैसे करें। इन कुछ बातों की चर्चा आज की इस क्लास में हम करेंगे। सबसे पहली बात तो वर्तमान जो समय चल रहा है उसमें हम ये जो कह रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है, ये हरेक को गहराई से सोचना है कि मेरे पास समय नहीं है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके कारण क्या क्या है। वो कारण हो सकता है शायद हम अपने दिन की शुरुआत ही बहुत देरी से कर रहे हैं। उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि शायद हम वर्तमान में जी ही नहीं रहे, हमारा सारा ध्यान अतीत की ओर है या हमारा सारा ध्यान भविष्य की ओर है, और अतीत और भविष्य दोनों ही कल्पित है। सूडो टाइम कहा गया है उन्हें, फॉल्स टाइम। द रियल टाइम इज नाउ। और यदि हम अभी भी केवल पास्ट में जी रहे हैं, तब हम जरूर कहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है, परंतु वो तो बीत चुका, और जो आया ही नहीं उसके बारे में कुछ भी सोचना सब व्यर्थ है एक रीति से। और हम सोच सोच के अपने वर्तमान को हाथ से गंवा रहे हैं। विदेश में एक लेखक है लेविस कैरोल, उसने बहुत सुंदर किताब लिखी है छोटी सी बच्ची की, एलिस इन वंडरलैंड। उसमें छोटी सी बच्ची है 7 साल की एलिस, एक स्वर्गलोक में, परीलोक में पहुंच जाती है, और वहां पर अद्भुत सी घटनाएं उसे देखने को मिलती है जो उसने कभी यहां नहीं देखी थी। वहां पर जो जानवर होते हैं, जो पंछी होते हैं, जो पक्षी होते हैं, सब बोलते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं, परंतु उसमें इतना गहरा अध्यात्म छिपा हुआ है। एक चैप्टर में एक
वहां पे एक प्रसंग है जिसमें छोटी सी एलिस बेचारी नए लोक में आ गई है, भटक रही है यहाँ पर। वो तो बैठी थी, पढ़ाई कर रही थी अपनी बहन के साथ, बोर हो रही थी कि अचानक देखती है एक खरगोश जा रहा है कहीं, और खरगोश के पास घड़ी है, और वो खरगोश का पीछा करते 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 जहां खरगोश जाता है उसी के पीछे उस खरगोश के उस बिल में, उस मांद में कूद जाती है और एक नए लोक में पहुंच जाती है। वहां पर यहाँ वहां भटकती है। दिखाया है, एक चैप्टर है मैड हैटर्स टी पार्टी, जहां पर एक खरगोश है और एक दूसरा व्यक्ति है जो टोपी बेचता है। तो उन दोनों की टी पार्टी चालू है वहां पर। तो एलिस वहां पर पहुंचती है और उनके साथ में उनके पार्टी में शरीक होती है, और वो पूछती है वहां पे ब्रेड जैम कहाँ है। तो वो मैड हैटर उससे कहता है यहाँ पर ब्रेड जैम हर अगले दिन दिया जाता है, एवरी ऑल्टरनेट डे। पर एलिस कहती है कि कल भी तो यहाँ पर ब्रेड जैम नहीं था। वो कहती है कल भी यहाँ पर ब्रेड जैम नहीं था, आज भी नहीं है, और तुम कहते हो कि हर अगले दिन यहाँ दिया जाता है, तो कल भी तो नहीं था। तो वो कहता है हर अगला दिन ये आज के लिए नहीं है, ये जो बीता हुआ कल है उसके लिए है, और हर अगला दिन जो आने वाला कल है उसके लिए है। तो जैम टुमारो, जैम यस्टरडे, नो जैम टुडे। जैम टुमारो, जैम यस्टरडे, नो जैम टुडे। और यही मनुष्य की भी गति है कि वो जो जी रहा है भविष्य के लिए, वो जो जी रहा है पास्ट में, उन्हीं दुख दर्द, उन्हीं पीड़ा, उन्हीं चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक मेमोरीज, उन्हीं स्मृतियों में किसी ने कुछ कर दिया, किसी के साथ कुछ हो गया, जीवन में ये दुख आया, ये पीड़ा आई, ये दुविधा आई, ये समस्या आई, जीवन में ये हुआ, बस उसी का चिंतन, उसी का वर्णन, उसी में ही रमन, और उसी से जैसे एक आसक्ति हो गई है, एक गहरी आसक्ति, इतनी गहरी आसक्ति है, दुख एब्जॉर्बिंग नेचर, सॉरो एब्जॉर्बिंग नेचर हो गया है। यदि कोई सुख दे तो वो स्वीकार नहीं है, थोड़ा सा सुख मिलता है, भूल जाता है तुरंत, और वापस अपने उस दुख की गुफा में घुसकर आंसू बहाता है, और उन आंसुओं से भी बहुत प्यार है, अपने ही आंसुओं से प्यार है। कैसी विडंबना है। तो हम बात कर रहे थे समय हमारा कहाँ जा रहा है, या तो वर्तमान, या तो अतीत में, या तो भविष्य में। और क्यों हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं? शायद हमारे दिनचर्या की कोई योजना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, शायद कोई ऑर्गेनाइज हम नहीं कर रहे, शायद प्राथमिकता हमें पता नहीं किसको देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, प्रायोरिटाइजेशन हम नहीं कर पा रहे। शायद हमको ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा चीज के लिए कितना टाइम देना है और कौन सी चीज के लिए कम टाइम देना है। हम तो अपनी ही दौड़ में हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। एलिस भागती है, भूखी और प्यासी है सुबह से। वो रानी है उधर खड़ी, हाथ में उसके थाल है, क्वीन ऑफ कार्ड्स, और जिसमें मिठाइयां है। वो उसको कहती है आओ आओ आओ। वो एलिस भाग रही है, बहुत तेजी से भाग रही है। दोपहर हो जाती है भागते भागते, पर अंतर उतना ही है एलिस और उस क्वीन के बीच में। वो पूछती है मैं क्या करूं, कब से मैं भाग रही हूं? तो वो क्वीन उसको बहुत अच्छा उत्तर देती है। वो कहती है शायद तुम्हारी स्पीड कम है, और तेज भागो। तुम जो भाग रही हो वो पर्याप्त नहीं है, तुमको और तेज भागना चाहिए। और दुनिया में मनुष्य भी सारे ऐसे ही कहते हैं। व्यक्ति सुखों के पीछे भाग रहा है, परंतु भागते 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 इतना तेज भागने के बाद में भी जब नहीं मिलता तो दुनिया वाले कहते हैं और तेजी से भागो तो मिल जाएगा। और जब शाम हो जाती है और एलिस थक जाती है तो रानी से चिल्ला कर कहती है कि ये कैसी दुनिया है तेरी। रानी कहती है इस दुनिया में और तुम्हारी दुनिया में आज तक कभी भी कोई भी कहीं पर भी नहीं पहुंचा है, केवल भाग रहे हैं। केवल क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। एक बहुत सुंदर कविता किसी अज्ञात व्यक्ति की लिखी हुई है।
परंतु बहुत सुंदर भाव उन्होंने व्यक्त किए। हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए वक्त नहीं। दिन रात दौड़ती दुनिया में जिंदगी के लिए वक्त नहीं। माँ की लोरी का एहसास तो है, पर माँ को माँ कहने का वक्त नहीं। सारे रिश्ते को हम मार चुके हैं, अब उन्हें दफनाने का भी वक्त नहीं। सारे नाम मोबाइल में है, पर दोस्तों के लिए वक्त नहीं है। गैरों की क्या बात करे जनाब, जब अपने ही लिए वक्त नहीं है। आंखों में है नींद बड़ी, पर सोने का वक्त नहीं है। दिल है गमों से भरा हुआ, पर किस लिए वक्त नहीं है। रोने के लिए भी वक्त नहीं है। पैसों की दौड़ में ऐसे दौड़े कि थकने का भी वक्त नहीं। पराए एहसानों की क्या कद्र करे, जब अपने सपनों के लिए ही वक्त नहीं। तू ही बता ए जिंदगी, तू ही बता ए जिंदगी, इस जिंदगी का क्या होगा, कि हर पल मरने वालों को जीने का भी वक्त नहीं। ऐसी मनुष्य की गति है जो भागे ही जा रहा है, भागे ही जा रहा है। उसे लग रहा है शायद वहां है सुख, बट इट इज द पाथ नॉट द डेस्टिनेशन। उसे लग रहा है ये जो सागर है उसके बीच में एक टापू है, परंतु इट इज द ओशन नॉट द आइलैंड। इस जर्नी में ही सुख का अनुभव करना है, ये वो भूल ही गया है। और उसे लग रहा है कि वो यदि मिल जाए तो सुख मिलेगा, और इसलिए वो कहता है समय नहीं है, वक्त नहीं है। शायद अपने ही दौड़ में इतना खो गया है कि जो चीज करनी चाहिए जीवन में उसके लिए उसके पास समय नहीं है। स्वयं हरेक अपने आप को पूछे कि यदि मेरे मुख से अचानक ऐसे शब्द निकलते हैं कि आई हैव नो टाइम, तो क्या गहरे कारण होंगे। किन कारणों में, कौन से वो कार्य है जिसमें मैं इतना डूबा हुआ हूं कि जीवन के जो जरूरी कार्य है शायद वो मुझे पता नहीं, या तो उनके लिए समय नहीं। तो दूसरा एक जो महत्वपूर्ण चर्चा है जो हमें अभी आज करनी है, वो है ऐसे वो कौन से कार्य, ये सभी आप लिख सकते हैं। कुछ ऐसी हम 10-12 बातें आपको बताएंगे कि कौन से वो कार्य है जिनके लिए हमें समय निकालना है। ये जो बहानेबाजी का खेल अब बंद करना है। ऐसे कुछ कार्य है कि हर एक दिन दिनचर्या में ये इतने सारे ही कार्य होने चाहिए, लगभग 10 से 12। सबसे पहला, अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन, सुबह का ध्यान, सुबह का योग। यदि हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अगर रात में बहुत देर से सो रहे हैं, या ऐसी अपनी दिनचर्या है कि आंख ही नहीं खुलती सुबह सुबह, एक जो चीज हमें सर्वप्रथम करनी है, और वो सबसे बड़ी बात है कि जीवन की, दिन की हम शुरुआत कैसे कर रहे हैं। यदि हमारी शुरुआत योग से होगी, ध्यान से होगी, मेडिटेशन से होगी, तो सारा दिन भी वैसा ही होगा। यदि उठते ही हमारा समय अखबारों में या मोबाइल को चेक करने में या सोशल मीडिया में या संसार के वार्तालाप में, व्यर्थ की बातों में जा रहा है, तो ये बुद्धिमानी नहीं है। सुबह की शुरुआत, प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम्। प्रातः काल का वो जो समय है, सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरियम, सच्चा सुख जहां अनुभव होता है, ये सबसे पहले इसके लिए अपने जीवन में टाइम निकालना है। यदि ये नहीं हो रहा है तो स्वयं ही अपने कारणों को ढूंढना है। सेल्फ सर्चिंग, सोल सर्चिंग, सेल्फ अकाउंटिंग, सेल्फ एनालिसिस, आत्म निरीक्षण। दूसरों को बहुत देखा, खुद को देखना है।
एक। दूसरा है मौन। यदि हम सुबह से लेकर रात तक केवल बोले ही जा रहे, तो शायद हम अपनी ही आत्मा से कहीं दूर जा रहे हैं, जबकि अमृत कुंड जो है वो अंदर है, और उस तक पहुंचने का मार्ग शब्द नहीं, स्वर नहीं, बोल नहीं, भाषा नहीं, अशब्द है, निशब्द है। इन द डेप्थ ऑफ साइलेंस लाइज द नेक्टर। स्वयं को एटलीस्ट सुबह 8 बजे तक एक नियम बना लेना है कि मौन रहेंगे। तीसरा एकांत। तीसरा है एकांत। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस दौड़ में और इस संसार की भीड़ में हम अपने आप को ही भूले हुए हैं। वो एकांत के क्षण ही होते हैं जहां पर हम अपने आप के सबसे समीप होते हैं। एकांत का समय निकालना है, और सुबह का ये समय अमृत तुल्य समय है, ब्रह्म मुहूर्त। अपने आप को इस दुनिया से अलग कर देना, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। एकांत। चौथा निसर्ग का सानिध्य। चौथा है कंपनी ऑफ नेचर। कितने लोग हैं जिनको निसर्ग बहुत प्रिय है, प्रकृति बहुत है, क्योंकि प्रकृति में एक अज्ञात सा सौंदर्य है। पंछियों की आवाजें, पर्वत, आकाश, उत्तुंग शिखर, कल कल कर निनाद करते झरने, वो एकांत, वो मौन, और महान विचारों की रचना प्रकृति के सानिध्य में होती है। संसार में जितने बड़े बड़े लेखक थे, कवि थे, आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, मूर्तिकार थे, शिल्पकार थे, रचनाकार थे, अपनी रचनाएं उन्होंने, संगीतकार, कहां प्रकृति की गोद में बैठकर निर्माण किए। तो रोज प्रकृति का सहारा लेना है, प्रकृति में की गोद में चले जाना है। What is this life is full of care? We have no time to stand and stare, no time to stand beneath the bough and stare as long as sheep or cow. Such a poor life, this is full of care. We have no time to stand and stare. कवि लिखता है, कैसा ये जीवन है, हमें तो समय ही नहीं है रुकने के लिए। No time to stand beneath the bough and stare as long as sheep and cow. जैसे वो गाय कैसी आराम से बैठते हैं, कैसी खड़ी रहती है और निसर्ग को देखती है। A poor life, this is full of care. We have no time to stand and stare. निसर्ग का सानिध्य, निसर्ग का सौंदर्य, क्योंकि जैसे ही हम निसर्ग से जुड़ते हैं, इस अस्तित्व से हम जुड़ने लगते हैं। व्यक्ति निसर्ग से दूर गया है, अस्तित्व से दूर गया है, इसलिए ही बीमार भी है। निसर्ग के विरुद्ध गया है, प्रकृति के विरुद्ध गया है, इसलिए ही इतनी बीमारियां हैं। जैसे ही वो प्रकृति से जुड़ता है, स्वतः ही नवनिर्माण होने लगता है। वो अपने उस एक छोटे से दायरे से बाहर निकलता है। कमरे में बैठकर, घर में बैठकर दिन रात चिंतन करते रहता है अपने दुखों का, अपने जीवन की समस्याओं का, और कभी हल नहीं मिलता है, और इधर उधर पूछते रहता है, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। जैसे ही विराट के समीप जाओगे, अज्ञात से उत्तर आएंगे। अगला है, जिन चीजों के लिए समय निकालना है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अगला है ज्ञान सुनना और ज्ञान की चर्चा करना। आध्यात्मिक ज्ञान को हमने अपने जीवन में कितना समय दिया है?
परमात्मा का जो ज्ञान है, अध्यात्म का ज्ञान है, उस ज्ञान को हमने कितना समय दिया है? He who gives to God second place in life gives him no place. ऐसी कहावत है, जिसने अपने जीवन में ईश्वर को दूसरे स्थान पर रखा है, उसने उसको किसी भी स्थान पर नहीं रखा है। तो इस ईश्वरीय ज्ञान को सुनने के लिए, इस ईश्वरीय ज्ञान को पढ़ने के लिए, ज्ञान का मनन करने के लिए, ज्ञान का चिंतन करने के लिए समय निकालना है रोज। अगला है स्वयं से बातें करने के लिए, सेल्फ टॉक। दुनिया से हम बहुत बातें करते हैं, खुद से कितनी बातें करते हैं? अपने आप से बातें करना। क्या बातें करोगे अपने आप से? हे मेरे मन, कहां भाग रहा है? अरे मूर्ख मन, कहां भाग रहा है? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूर्ख मन, किस ओर जा रहा है? क्या अभी भी पेट नहीं भरा? अपने आप से बातें करना है, अपने मन से बातें करना है, अपनी बुद्धि से बातें करना है। स्वयं से रूहान, सेल्फ टॉक। अगला है टॉक विद गॉड। कितना समय हम भगवान से बातें करते हैं? मनुष्य से बहुत बातें करने की दिल है, घंटों बिता देते हैं उनसे बात करने में, पर अपने आप से और उस जगत नियंता से, उसके साथ हम कितना बात कर रहे हैं? अगला है समय हमको निकालना है आसपास जो हमारे लोग हैं, उनके लिए हम कितना समय दे रहे हैं? फॉर केयरिंग, फॉर लविंग, फॉर एप्रिसिएशन, इनके लिए कितना समय दे रहे हैं? या अपनी दौड़ में हम मस्त हैं और उनको भूल ही गए हैं? फिर समय निकालना है नींद। इतना व्यस्त है, इतना व्यस्त है, इतना व्यस्त है कि नींद भी हमने दांव पर लगा दी है। फिर है भोजन। भोजन भी कैसा हम खा रहे हैं? कितनी भागदौड़, कितनी दौड़ धूप। क्या वह प्रसन्नता है? क्या वह एकाग्रचित है? क्या वह कृतज्ञता का भाव है उस भोजन को स्वीकार करते समय? भोजन भी जैसे कि कहा जाता है प्रार्थना हो जाए, जहां पर मन शांत हो, स्थिर हो, एकाग्र हो, कृतज्ञता से भरा हो, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। या बस खड़े खड़े कैसे भाग रहे हैं लोग संसार में? देखो, मुंबई से आप आए हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कैसे खाते हैं? खड़े खड़े ही चलता है सबका। बस खा लिया और चलाना है और भागे। कहां भाग रहे, क्यों भाग रहे? चलते चलते। भोजन ये प्रार्थना पूर्ण कृत्य हो जाए, क्या उसके लिए हम समय दे रहे हैं? कितना समय दे रहे हैं? फिर समय देना है स्वयं की चेकिंग के लिए। रात में सोने से पहले खुद की चेकिंग, थोड़ी सी चेकिंग। कहीं गलती तो नहीं हुई? किसी को दुख तो नहीं दे दिया? कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? कहीं गलत व्यवहार तो नहीं हो गया? कोई ऐसा कर्म तो नहीं कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, जिसके लिए दिल कह रहा था कि नहीं करो नहीं करो, फिर भी कर दिया? और एक लास्ट चीज, डायरी लिखना। क्या करना है? डायरी लिखने की आदत डालनी है सबको। उसमें लिखेंगे अपनी सारी दिनचर्या, सुबह से लेकर तारीख, वार, आज क्या क्या किया। और जैसे कि हो सके तो उसको एक पत्र बना देना।
जैसे हम उस ईश्वर को लिख रहे हैं, रोज रात में सोने से पहले आज हमने क्या क्या किया वो लिख देना, और हर संडे को उसको रिवाइज करना। आज किसी ने कुछ कह दिया और मैं बहुत दुखी हो गया और बहुत आंसू आ गए, वो भी लिख दो। जब संडे को देखोगे तो लगेगा इतनी छोटी सी बात थी, तब तो बहुत बड़ी लग रही थी, पर संडे को जब देखेंगे डायरी खोलकर तो लगेगा ये क्या मैं था। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करनी है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जो है वो है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। कहा जाता है टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। और ये ऐसा विषय है कि आप, हम और सभी जो इसके ऊपर बोलते हैं, जो इसके ऊपर सुनते हैं, सभी को ये सीखना है टाइम को मैनेज कैसे करें। तो यहां पर हम आपको कुछ बातें बताएंगे जो हर एक को करनी है, और हर दिन अपने अनुभवों से उसमें कुछ एडिशन करना है, क्योंकि अध्यात्म ऐसा विषय है किसी के भाषण से खाली होने वाला नहीं है। जितना हम अध्यात्म अपने अनुभव से सीखते और किसी से नहीं सीखते। तो टाइम मैनेजमेंट में हमने कहा है ये इनक्यूरेबल डिसीज न रह जाए, इसका भी इलाज है, और वो है समय प्रबंधन। उसमें ये आप सभी नोट कर सकते हैं, ऐसी कुछ बातें हैं और हर एक को वो करनी है। सबसे पहली पॉइंट है प्लानिंग, दिनचर्या की प्लानिंग। एक उठ गए और सीधा दिनचर्या चालू कर दी, ये नहीं करना है। हर दिन की थोड़ी सी प्लानिंग हो हमारे पास कि आज मुझे क्या क्या करना है। जैसे आज किससे मिलना है, आज किन कौन से महत्वपूर्ण काम करने हैं, आज और क्या क्या करना है, कहीं फोन तो नहीं करना है। अगर हो सके तो एक लिस्ट बना ले कि आज टू डू लिस्ट है आज की है। तो फर्स्ट थिंग इज प्लानिंग। हो सके तो प्लानिंग कभी कभी रात में भी कर सकते हैं, एक दिन पहले ही, कि दूसरे दिन की क्या क्या प्लानिंग है। तो सबसे पहली पॉइंट है, अगर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो आज से प्लानिंग करना चालू करना है, फर्स्ट। सेकंड है टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग, टाइम बॉक्सिंग अर्थात टाइम को डिवाइड करना। 9 से 10 बजे तक ये काम, 10 से 11 बजे तक ये काम। ऐसा नहीं कि बस करने चले गए और वहां 2 घंटे हो गए। हम अपने मन में थोड़ा सा फिक्स कर ले कि हमको मार्केट जाना है तो 1 घंटा, 2 घंटा, टाइम फिक्स करना। टाइम फिक्सिंग या टाइम बॉक्सिंग इसे कहा जाता है। ये सेकंड पॉइंट है। तीसरी पॉइंट है प्रायोरिटाइजेशन, प्राथमिकता। सबसे आज अगर 10 काम करने हैं, साइकोलॉजी में एक प्रिंसिपल है 80/20 प्रिंसिपल। 80/20 प्रिंसिपल कहता है कि यदि आपको 10 काम करने हैं, उसमें से चुनो 2 सबसे महत्वपूर्ण काम कौन से हैं। यदि उनको आप सबसे पहले करो और अच्छे से कर लो तो बाकी जो 8 काम है अपने आप हो जाएंगे। इसे कहा जाता है 80/20 प्रिंसिपल। प्रायोरिटाइजेशन, जैसे बताया है, एक बार एक लेक्चरर होता है, वो अपने क्लास में आता है, साइकोलॉजी के बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं, उनकी टाइम मैनेजमेंट पर एक क्लास होने वाली, एग्जाम होने वाली होती है। तो वो लेक्चरर उनकी प्रैक्टिकल परीक्षा लेना चाहता है, तो वो एक बकेट लेकर आता है और 3 बैग लेकर आता है। एक बैग में रेती भरी होती है, दूसरी बैग में छोटे छोटे कंकड़ और एक बैग में बड़े बड़े पत्थर। तो वो एक विद्यार्थी को बुलाता है और कहता है कि ये सारा इस बकेट में डालो। तो वो विद्यार्थी आता है और सबसे पहले रेत डालता है और फिर छोटे पत्थर डालता है, कंकड़, और फिर बड़े पत्थर, परंतु वो जगह नहीं रहती है। तो वो प्रोफेसर उनको सिखाता है टाइम मैनेजमेंट का प्रिंसिपल, क्या करना है। सबसे पहले क्या डालना है, पहले बड़े पत्थर डालो, फिर कंकड़ डालो, और फिर वो जो रेत है ना अपने आप जगह ले लेगी। इसे कहा जाता है प्रायोरिटाइजेशन। आज के दिन में सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है?
यदि 10 काम है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, उसको सबसे टॉप पर रखो। सबसे ज्यादा टाइम भी उसको देना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस भी उसको देना है, सोचना उसके बारे में ज्यादा है। और जो बहुत ही छोटा काम है, ऐसा नहीं कि सबसे छोटे काम को और सबसे कम इंपॉर्टेंट काम को सबसे पहले कर दो, और कोई दिनचर्या में कोई नियम ही नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल नहीं है। तो ये प्रिंसिपल, इसको कहा जाता है प्राथमिकता, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। अगला है पंक्चुअलिटी, जितना हो सके समय पर पहुंचना, या हो सके जहां महत्वपूर्ण कार्य है वहां पर 10 मिनट पहले ही पहुंच जाना। पंक्चुअलिटी एक बहुत सुंदर यहां पर उदाहरण है। एक चर्च में एक पादरी होता है जो कि 25 साल वहां पर बिशप रहा होता है, आज वो रिटायर होने जाता है। तो वहां पर एक बहुत अच्छा वो एक ऑर्गेनाइज करते हैं, एक जैसे एक समारोह, और वहां पे उस शहर का सबसे बड़ा जो पॉलिटिशियन होता है उसको बुलाया जाता है। तो पॉलिटिशियन को जो टाइम पे बुलाया जाता है वो आता नहीं है। तो वो जो पादरी होता है, बिशप, वो सोचता है मैं ही थोड़ा बोल दूं तब तक टाइम फिल करने के लिए, टू बाय टाइम। तो वो अपना अनुभव सुनाने लगता है कि 25 साल पहले मैं इस चर्च में आया था, और मुझे आते ही ऐसा खराब अनुभव हुआ इधर कि मैं सोचने लगा कि ऐसे लोग हैं जीवन में। क्रिश्चियनिटी में एक प्रिंसिपल होता है कन्फेशन, मतलब आपने जो भी पाप किए हैं जीवन में, चर्च में जाओ, पादरी के सामने सारे पाप बोल दो, स्वीकार करो। तो वो कहता है कि जब मैं पहली बार इस शहर में आया और मेरा पहला ही दिन था चर्च का 25 साल पहले, तो एक व्यक्ति आया और उसने मुझे ऐसे ऐसे पाप सुनाए जो मैं सोच भी नहीं सकता था। वो कहता था कि मैंने चोरी भी की, मैंने अपने माता पिता को बहुत मारा, दुख दिया, मैंने व्यभिचार किया, इतना लूटा समाज को, ऐसे बहुत सारे पाप सुनाए। और मैं सोचता था कि कैसी जगह में आ गया, पर शायद मैं गलत था, क्योंकि उसके बाद ऐसा मुझे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला 25 साल में। और ये जो चर्च है और आप जो सारे लोग हो वो तो बहुत ही अच्छे हो। वो एक ही पहला जो व्यक्ति था आया था। तो ये ऐसा भाषण वो करता है और पूरा हो जाता है भाषण, और फिर वो पॉलिटिशियन आ जाता है। और वो पॉलिटिशियन आता है और तुरंत, उसकी तो आदत होती है ना भाषण देने की, तो ये नीचे बैठ जाते हैं और पॉलिटिशियन अपना भाषण चालू करता है कि ये जो बिशप फादर विलियम थे बहुत ही अच्छे थे, और मुझे याद है, और मुझे लगता है जब ये पहले दिन इधर आए थे और मैं ही वो पहला व्यक्ति था, कन्फेशन करने आया था। उसे तो पता नहीं रहता इसके पहले क्या हुआ, वो तो लेट आया हुआ होता ना। टाइम मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल है पंक्चुअलिटी। अगला प्रिंसिपल टाइम मैनेजमेंट का, सेट द डेडलाइंस, सेटिंग द डेडलाइंस। उसमें समय निर्धारित करो कि ये जो काम है कब तक होना चाहिए, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 घंटे में, 5 घंटे में, जो भी काम मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि अनंत काल तक चालू ही चालू है। डेडलाइन जब मिल जाती है तो एक्टिव हो जाते हैं सारे। जैसे यहां पर सबसे बड़ा उदाहरण है सुखधाम, यहां पर है बाजू में। जब बन रहा था तो दादी प्रकाशमणि ने एक डेडलाइन दे दी थी, ये तारीख तक ये हो जाना चाहिए कंस्ट्रक्शन। तो सारे बिल्कुल दिन रात उसमें लग गए थे। जब डेडलाइन दी जाती है तो हम बिल्कुल सुस्ती भूल जाते हैं कि ये तारीख के अंदर ये जो टारगेट्स है कंप्लीट करना ही है, ये तारीख, आज लास्ट डे है। ऐसे हम सेटिंग द डेडलाइंस। उसके बाद है कैलेंडर। सामने कैलेंडर रखना है अपने घरों में, और उसमें नोट करके रखना है, ये तारीख 16 तारीख यहां जाना है, 15 तारीख ये काम करना है, 10 तारीख ये काम करना है, 20 तारीख वो काम करना है। कैलेंडर। अगला है वॉच, घड़ी। घड़ी की तरफ ध्यान हो हमारा। ऐसा नहीं कि सुबह ऐसी दिनचर्या चालू कर दी, कोई आ गया बैठा और बातें चालू हो गई, 2 घंटा तक बातें करते रहे, राजनीति में क्या हो रहा है और बारिश हुई या नहीं हुई, उधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, किसने क्या कहा, उसने क्या कहा, अरे उसने वो कहा, उसके बाद में उसने क्या कहा, बस यही बातें चालू है, व्यर्थ की बातें।
वॉच कैलेंडर। नेक्स्ट है डेलीगेट द थिंग्स। डेलीगेट द थिंग्स अर्थात ये नहीं सोचो सब कुछ मुझे ही करना है, मैं ही करूंगा सब कुछ। बांट दो अपने काम को थोड़ा, अगर लोग हैं तो उनको दो, उनको भी करने दो, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले करने की। नहीं तो ये एक होता है मैं ही सब करूं, मेरा ही नाम हो, उसके पीछे एक सूक्ष्म इच्छा भी होती है कि मेरा ही नाम हो। डेलीगेट, बांटो अपने काम को थोड़ा सा, ये टाइम मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है जो अनइम्पॉर्टेंट डिस्कशंस है या काम है या किसी कारण से वो नहीं होते हैं तो ज्यादा उसको बारे में नहीं सोचो, यूजलेस डिस्कशन नहीं करना है उसके बारे में। और एक प्रिंसिपल है टाइम मैनेजमेंट का, उसे कहा जाता है टाइम बफरिंग। टाइम बफरिंग अर्थात पता है किसी को? मार्जिन। एक काम हमने कहा ये 1 घंटे में होना चाहिए, पर हम थोड़ी सी मार्जिन और 15 मिनट रखें, या 2 कार्यों के बीच में थोड़ी मार्जिन रखें। जैसे यहां से हमको जाना है अहमदाबाद, या यहां से जाना है आबू रोड, ट्रेन है हमारी 10 बजे, तो इसका मतलब ये नहीं कि जाने के लिए 45 मिनट्स लगते हैं तो हम बराबर 45 मिनट्स पहले निकले, बीच में कुछ भी हो सकता है। टाइम मार्जिन, इसको कहा जाता है टाइम बफरिंग। टाइम बफर रखना है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा रखना है। दूसरा प्रिंसिपल है कि सबसे हमें अपने टाइम का इंपॉर्टेंस रखना है, तो ही हम दूसरों के टाइम का, दूसरे हमारे टाइम का इंपॉर्टेंस रख सकेंगे। और दूसरी और एक बात, दूसरों का भी टाइम, जैसे हम चाहते हैं कि वो हमारा टाइम वेस्ट ना करें, हमें उनका भी टाइम वेस्ट नहीं करना है व्यर्थ की बातों में। अगला प्रिंसिपल है टाइम मैनेजमेंट का, आइडेंटिफाई टाइम वेस्टर्स। मेरे जीवन में टाइम वेस्टर्स कौन कौन है, इसको कहते हैं टाइम वेस्टर्स और एनर्जी ड्रेनर्स। तो अभी हम इसकी एक लिस्ट निकालेंगे, और ये बड़ी पावरफुल लिस्ट है। हर एक की अपनी अपनी लिस्ट है, परंतु ये जो लिस्ट है हमें ही पता नहीं हमारा टाइम उसमें जा रहा है, पर पता नहीं कितना टाइम हम उसमें चला जाता है। सबसे पहला टाइम वेस्टर्स में बहुत सारे पहले नंबर पे आ सकते हैं, कंपटीशन ज्यादा है पहले नंबर के लिए। फेसबुक, बार बार सोशल मीडिया, ट्विटर, व्हाट्सएप, कितना टाइम उसमें हम लगा रहे हैं, दिन रात। रात में सोते समय सारे 20 फोटो पोस्ट कर दिए, सुबह उठते ही सबसे पहली चीज कितने लाइक्स कितने, डिसलाइक्स कितने, कमेंट्स क्या, ये 3 चीजें, लाइक्स, डिसलाइक्स और कमेंट्स। सबसे बड़ा टाइम वेस्टर जरूरी है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, परंतु उसमें हम डूब गए। सोशल मीडिया, पहला फेसबुक, दूसरा ट्विटर, तीसरा व्हाट्सएप। दिन रात उसी के पीछे है। आएंगे ऐसे 10-15 है वो उसी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स जो भी है, जितने इंस्टाग्राम से लेके तो सारे ही। दूसरा एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है यूट्यूब। उसे कहा जाता है क्रूएल मास्टर। यूट्यूब इज नोन एज क्रूएल मास्टर। यूट्यूब एडिक्शन। 1 हफ्ता डिसेबल करके देखो आज से, ठीक है? उसमें एक ऑप्शन है डिसेबल, सेटिंग में जाके डिसेबल फॉर 1 वीक। बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। अगला है इंटरनेट। इंटरनेट बंद हो जाता है तो बेचैनी, अनइजीनेस, ऐसा लगता है दुनिया से कनेक्शन ही टूट गया है हमारा, जैसे सर्वाइवल, अस्तित्व असंभव हो गया है।
दिन रात उसी में डूबे हैं। अगला है टीवी, रिमोट, कब बटन इधर से उधर दब जाता है पता ही नहीं। एक भी ढंग से नहीं देखते, 5 मिनट ये 5 मिनट वो, 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 इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। चंचल मन का को दर्शाता है वो, कितना टाइम उसमें जा रहा है। और फिर जो बातें हमने गिनाई, मौन, एकांत, मॉर्निंग मेडिटेशन, ज्ञान का चिंतन, मनन, स्वयं से बातें, भगवान से बातें, डायरी लिखना, टाइम ही नहीं है इसके लिए। टाइम जा कहां रहा है? टाइम वेस्टर्स, आइडेंटिफाई द टाइम वेस्टर्स। उसके बाद है मोबाइल, उसके बाद है कंप्यूटर्स, ये फाइल उधर से उधर, वो फाइल उधर से उधर, ये फाइल डिलीट, वो फाइल डिलीट, यहाँ का सारा नए फाइल में डालो, वहां का सारा उठा के इधर डालो, इधर से कॉपी उधर से पेस्ट, इधर से कट उधर से पेस्ट। रोज इसी में कितना टाइम जा रहा है। उसके बाद है शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग और वैसी शॉपिंग, दोनों भी ढूंढने में ही लगे हैं ऑनलाइन क्या है। और फिर हमारे पास टाइम नहीं है। फिर है ग्रूमिंग, ग्रूमिंग अर्थात सेल्फ डेकोरेशन, उसमें कितना टाइम जा रहा है। सेल्फ ड्रेसिंग, टाइम वेस्टर्स में यह भी एक आता है। उसके बाद है ट्रैवलिंग, कम्यूटिंग, व्यर्थ में जहां हम जाना आवश्यक नहीं है वहां पर बस खाली ट्रैवलिंग कर ही रहे और खुद को ऐसा थका रहे कि फिर आध्यात्मिक विषयों के लिए हमारे पास समय नहीं है। ट्रैवलिंग। उसके बाद अब आप बताओ, हर एक अपना अपना बताए, कुछ समय हमारे पास और भी है। गॉसिपिंग, गॉसिपिंग, इधर की बातें, उधर की बातें, यहाँ की बातें, वहां की बातें, और काम पसंद नहीं होगा तो भी टाइम नहीं होगा। और हम टाइम वेस्टर्स की बात अभी कर रहे हैं। टाइम वेस्टर्स, हॉबीज, हॉबीज कहने से अच्छा ऑब्सेशंस, हॉबीज कहने से अच्छा ऑब्सेशंस। वो रीडिंग भी हो सकता है परंतु व्यर्थ का रीडिंग, नॉवेल से लेके तो उसमें इतने डूबे हुए हैं कि निकल ही नहीं पाते उससे। उसके बाद है गेम्स, ऑनलाइन गेम्स, गेम्स एडिक्शन। बीच में कुछ आतंकवादियों का इंटरव्यू लिया गया था, उनको पूछा गया था कौन से गेम आपको अच्छे लगते थे बचपन में। मोबाइल, मार, इधर से मारा, उधर से मारा, इधर से गाड़ी आई, उधर से काटा, उधर से काटा। वो बचपन में बीज बोया गया है। माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल देते रहते, वो गेम्स खेलते रहते। क्या गेम्स खेलते पता नहीं, कौन से गेम्स, कैसे गेम्स, क्या होती है उसमें, हिंसा भरी होती है बहुत सारे गेम्स में। अभी अभी हुआ ना इंसिडेंट एक ब्लू वेल्स का। तो ऑनलाइन गेम्स ये भी एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है। फिर है ये पॉजिटिव फैक्टर भी है, जो करनी चाहिए उसमें दो बातें हमने छोड़ दी, वॉकिंग और एक्सरसाइज। वॉकिंग और एक्सरसाइज, ये दो बातें भी ऐसी जीवन में होनी चाहिए कि अगर इसके लिए टाइम नहीं तो बीमारी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। फिर डेली वॉकिंग, जिससे माइंड फ्रेश हो जाए, जिसमें प्रकृति का सानिध्य भी प्राप्त हो जाए, जिसमें मनन, ज्ञान का मनन भी स्वतः ही होते रहे। वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है दुनिया की, और अलग से एक्सरसाइज, और रोज, एक दिन नहीं। वो बोल दिया ज्ञान, वो ज्ञान सुनना, सुनाना, चर्चा करना, डिस्कशन, उसमें आ गया वो तो। परंतु हाँ, वो भी एक ऑब्सेशन बन सकता है एक्सरसाइज। 4-4, 3-3 घंटे उसी में लगे हुए हैं, वो भी टाइम वेस्टर है फिर एक रीति से। जैसे बुक्स रीडिंग बताया, बुक्स रीडिंग अच्छी बात है परंतु उसमें डूब गए, वो भी टाइम वेस्टर है।
किसी भी चीज की अति सर्वत्र वर्जते। और फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज, परंतु हाँ उसमें भी अगर ज्यादा ही चले गए तो फिर वो टाइम वेस्टर है। टाइम वेस्टर कुछ भी हो सकता है। न्यूज एडिक्शन, न्यूज एडिक्शन, क्या हुआ, इस पार्टी ने क्या किया, उस पार्टी ने क्या किया, इधर कौन सी सरकार है, उधर कौन सी सरकार है, इसने ये कहा था, उसके प्रत्युत्तर में उसने अभी तक कुछ क्यों नहीं कहा। न्यूज न्यूज, और न्यूज में, मीडिया में हर दिन नई नई खबरें, एक कहानी पूरी नहीं होती तो दूसरी कहानी, और एक कहानी को हम फॉलो करते रहते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ, आगे क्या हुआ, कितने साल की सजा हुई, और क्या हुआ, बहुत ज्यादा उसमें एक। और जितनी न्यूज आज मीडिया में है, कितने निगेटिविटी है उसमें, निगेटिव न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज बहुत कम है, इट्स निगेटिव न्यूज। और निगेटिव न्यूज में वाइब्रेशंस भी उतने पावरफुल होते हैं, और हम उसी को फॉलो करते हैं। फॉलो, न्यूज एडिक्शन, ये भी एक एडिक्शन है। सिनेमा, मूवीज, सीरियल्स, स्पोर्ट्स, वो भी एक एडिक्शन जैसा ही है, पूरा ध्यान उसमें है। और फिर ये जो महत्वपूर्ण कार्य है, नहीं तो एक दिन पश्चाताप करना पड़ेगा। तो आइडेंटिफाई टाइम वेस्टर्स, एनर्जी ड्रेनर्स, ऐसे कुछ मानसिक भी चीजें हो सकती है जो हमको इंटरनली हमारी हैबिट हो गई है, जैसे ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, छोटी सी बात हुई परंतु उसको छोड़ ही नहीं रहे, सोच ही रहे उसके बाद, 10 दिन हो गए, 10 हफ्ता हो गया, परंतु छूट नहीं रही है अब तक, पकड़े हुए है उसको। ओवर थिंकिंग, छोटी छोटी बात को ज्यादा सोचना जी। उसका उपाय है ज्ञान चिंतन, उसका उपाय है ज्ञान मनन, उसका उपाय है कि जो हम जिसके बारे में सोच रहे हैं उसकी ही गहराई में जाना, उससे लड़ना नहीं, उसका विरोध नहीं करना, उसको ही और स्ट्रेच करके ये देखना कि ये सब करने से फायदा क्या है। ओवर थिंकिंग। और एक दूसरी चीज होती है HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सन। HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सन। थोड़ा किसी ने कुछ बोल दिया, उदास, रूठ जाना, आंसू आ जाना, किसी ने कुछ थोड़ा बोल दिया, छुई मुई, टच मी नॉट, फीलिंग देवी, ऐसे अलग अलग नाम है उनके लिए। उसकी नेचर ऐसी है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम उसको एक रीति से सशक्त भी बनाएं और दूसरी तरह से उसको इस तरह से कुछ भी ना करें। एक होता है HSP व्यक्ति, पर उससे ज्यादा बड़ा काम होता है उसके आसपास रहने वालों को, क्योंकि वो कब नाराज हो जाए इसका कोई टाइम ही नहीं है। हमने उसको खाली सिखाने के लिए कहा था, हमने कहा था ये चीज ऐसी नहीं वैसी करनी चाहिए, बस 2 दिन तक मौन, 2 दिन तक बात करना बंद। हमने, हमारा उद्देश्य ये था ही नहीं, हमने तो कहा था कि ये सीख जाए, परंतु वो हर चीज उसको भी सिखाना है एक दूसरे रीति से, कि उसको भी कहो कि ये पढ़ो, इसके बारे में बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है। HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सन, ओवर सेंसिटिव पर्सन, ओवर सेंसिटिव पर्सनैलिटी। तो ये यहां हम चर्चा नहीं कर सकते इस टॉपिक की, टॉपिक बहुत गहरा है ये। तो अनुभव तो मुझे लगता है कभी बाद में सुनाए तो ये सारी लिस्ट थी टाइम वेस्टर्स की। तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है टाइम वेस्टर्स कौन कौन से हैं, एक। दूसरा, हमें जीवन में टाइम कहाँ कहाँ जा रहा है, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रैक्शंस, कौन कौन सी चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है वो। अगला, कौन कौन सी चीजों के लिए हमें टाइम निकालना है। ठीक है, ऐसा जब हम करेंगे तब ये जो समय का अमूल्य खजाना है, जिसको हमने कहा टाइम मैनेजमेंट अर्थात लाइफ मैनेजमेंट, ये अगर हमने कर दिया तो हमारे पास बहुत समय बच जाएगा। ठीक है, ओम शांति।